हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। प्यारे बच्चों सभी को नमस्कार। मैं आपका दोस्त रोहित आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज का बहुत बेहतरीन टॉपिक मैं लेके आया हूं 50 डेज़ की प्लानिंग एमबीए सीटी के लिए। सबसे पहला सवाल ये है कि कहीं हम सवाल ही तो गलत नहीं लेके आए हैं क्या? 50 दिन में आपका एमबीए सीटी बच्चों क्लियर हो सकता है? अगर 50 दिन की स्ट्रेटेजी करें, 50 दिन की प्लानिंग करें तो क्या एमबीए सीटी आपका क्लियर हो सकता है? आपके दिमाग में भी ये सवाल अभी तक गूंज रहा होगा कि सिर्फ 50 दिन में हो सकता है क्या? बच्चों दिन में ऊपर वाले ने आपको 24 घंटे दिए हैं। उस 24 घंटे में मिनट और सेकंड का भी अपना एक इम्पॉर्टेंस है। अगर आप सही तरीके की प्लानिंग, सही टाइम मैनेजमेंट और सही स्ट्रेटेजी एमबीए सीटी में अपना लो तो 50 दिन में बिल्कुल आराम से आपका ये क्लियर हो सकता है। आज बच्चों हम इसी के बारे में बात करेंगे कि अगले 50 दिन के लिए एमबीए सीटी में आपकी प्लानिंग क्या होनी चाहिए। आप कहीं ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास को ज्वाइन कर चुके हो, ज्वाइन करने वाले हो या फिर सेल्फ प्रिपरेशन करने वाले हो, इन सभी के लिए अगले 50 दिन की मैं प्लानिंग लेके आया हूँ कि अगले 50 दिन में आपको क्या क्या करना है। मैं पहले ही बता दूं बच्चों, मैं सिर्फ उन्हीं बच्चों से बात कर रहा हूँ जो ये बच्चे वीडियो देख रहे हैं। ये वही बच्चे हैं जो कैपेबल हैं, डिज़र्विंग हैं, हार्ड वर्किंग हैं और एक अच्छी लाइफ का सपना देख रहे हैं। मैं उन्हीं बच्चों से बात कर रहा हूँ। तो प्यारे बच्चों, हम दिन के 6 घंटे की प्लानिंग के हिसाब से 50 दिन यानी 300 घंटे की प्लानिंग लेके आ रहे हैं। इस 300 घंटे में बच्चों क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को देना है 120, रीजनिंग को देना है 100 और इंग्लिश को देना है 80 घंटे। ठीक है बच्चों, यही हमारी प्लानिंग है। मिनिमम 6 घंटा, मिनिमम की मैं बात कर रहा हूँ बच्चों। मैंने क्या बोला कि आप हार्ड वर्किंग हो, इसीलिए मैंने 6 घंटे की प्लानिंग रखी है। अगर आप ये 6 घंटे नहीं दे सकते, 1-2 घंटे में आप कुछ करना चाहते हो, तो मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, ये वीडियो आपके लिए नहीं है। क्योंकि 1-2 घंटे में कभी किसी का एमबीए सीटी नहीं निकला। परसेंटाइल तो आपका आएगा 40, 30, 50% आएगा, लेकिन उससे होने वाला कुछ नहीं है। मैं उन बच्चों के लिए प्लानिंग लेके आया हूँ जिनका सपना 95 परसेंटाइल से ऊपर लेके आने का है। क्योंकि अगर आपका परसेंटाइल ये 95% नहीं आ रहा है बच्चों, तो एमबीए करने का कोई मतलब नहीं है। तो इस 50 दिन में 95 परसेंटाइल से ऊपर कैसे लेके आएँ, इसीलिए मैंने 6 घंटे लिखा है। अगर आपकी प्लानिंग 1-2 घंटे की है तो आप वीडियो मत देखिए, हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान होगा बच्चों। ठीक है, तो शुरू करते हैं बच्चों। अब सबसे पहली चीज़, ये 95 परसेंटाइल लेके आने के लिए सर मार्क्स कितने चाहिए, और ये भी क्लियर होना चाहिए कि सर ये 95 परसेंटाइल लाना ही क्यों है। बच्चों हर चीज़ को सही तरीके से, पूरी इफ़िशेंसी के साथ, पूरी लगन के साथ करने के लिए आपके पास एक सबसे खास चीज़ होनी चाहिए, उसे करने का रीज़न। उसे करने का रीज़न मतलब वाई फैक्टर। मैं बार बार आपको क्यों इस पे जोर दे रहा हूँ कि अगर आपका वाई फैक्टर कि क्यों करना है ये काम, ये अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप ये प्लानिंग सुन लोगे और कल से फिर वही रूटीन में आ जाओगे जो आपका रोज का है। पहले वाई फैक्टर को मजबूत कीजिए। एमबीए सीटी में अच्छा स्कोर लाने के पीछे का रीज़न ये है कि अगर आपका अच्छा स्कोर नहीं आया बच्चों तो अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा, अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा तो अच्छा पैकेज नहीं मिलेगा। जिन बच्चों का 99 परसेंटाइल, 98 परसेंटाइल आ रहा है बच्चों, उनको कॉलेजेस अच्छे मिल रहे हैं। अच्छा कॉलेज मिल रहे हैं तो अच्छे माहौल के, अच्छे दिमाग के, प्रोडक्टिव बच्चों का एनवायरनमेंट बन रहा है, अच्छा पैकेज मिल रहा है। और अच्छा पैकेज अगर मिलेगा तो आपकी ज़िंदगी, आपके माँ बाप की ज़िंदगी, आपसे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उन सब की ज़िंदगी आपको अच्छा बनाने का मौका मिलेगा। तो एमबीए सीटी बच्चों अकेला आपका सपना नहीं है, ये सपना आपके फैमिली का, आपके माँ बाप का, आपके छोटे भाई बहन के सपने को पूरा करने के लिए आपको करना है। ये आपका वाई फैक्टर है। तो बच्चों 6 घंटे की मिनिमम प्लानिंग के साथ हम स्टार्ट करते हैं।
पहले ज़रा समझिए कि 95% 95% लाने के लिए आपको स्कोर कितना करना है, सिर्फ 140। पेपर कितने मार्क का है बच्चों, 200 का है, 200 में से 140 लेके आना है, और टाइम कितना मिल रहा है, 150 मिनट, मोर देन सफिशिएंट है। 150 मिनट में आपको 140 मार्क लेके आना है, माइनस मार्किंग नहीं है, बहुत आसान है। अगर आपके दिमाग में सबसे पहली चीज़ ये आ जाए कि यार ये टास्क तो बहुत आसान है, कर सकते हैं, बहुत आराम से कर सकते हैं, तो ये आपके अंदर पहली शुरुआत हो गई इस चीज़ को लेके। एक क्वेश्चन 1 मिनट में हो सकता है, मेरे बच्चे तो 30-30 सेकंड में उड़ा देते हैं बच्चों। चलो आगे चलते हैं बच्चों। आप मेरे बारे में थोड़ा जान लीजिए कि बड़ा कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है ऑनलाइन ऑफलाइन प्लेटफॉर्म का जहाँ पे मैंने बच्चों को पढ़ाया नहीं है। मैं 12 से 13 साल हो गए मुझे इस फील्ड में, 70,000 से भी ज़्यादा बच्चों को ट्रेंड किया है, 900 से तो ज़्यादा ऐसे बच्चे हैं जो गवर्नमेंट जॉब पा चुके हैं। मैं जनरली कैट और एप्टीट्यूड प्लेसमेंट के लिए, बैंकिंग एसएससी के लिए बच्चों को क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग पढ़ाता हूँ बच्चों, ठीक है। हर बड़े ऑफलाइन सेंटर में मेरे यहाँ 150-200 बच्चे बैठ के पढ़ते रहते हैं। महाराष्ट्र का कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं, ऐसा कॉलेज नहीं जहाँ पे मैं गया ना हूँ। 50 दिन की प्लानिंग की शुरुआत करते हैं बच्चों। एकदम ध्यान से देखिए, स्ट्रेटेजी को एकदम ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा। 200 मार्क का पेपर है बच्चों, हमको 140 प्लस लेके आना है 150 मिनट में, ठीक। इस पेज पे दोबारा लौटेंगे हम। हमने जो 6 घंटे की प्लानिंग की है बच्चों, उस 6 घंटे में आपको मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश तीनों को 2-2 घंटा देना है। तीनों को हर टॉपिक का बारी बारी से एनालिसिस करेंगे कि पहले कौन सा टॉपिक करना है, रीजनिंग में पहले किस पे फोकस करना है और इंग्लिश में एग्जैक्टली क्या करना है, वो सब कुछ एकदम बारी बारी से हम देखने वाले हैं। इस पेज पे दोबारा लौटेंगे बच्चों। सबसे पहले हम प्लानिंग करने से पहले देख लेते हैं कि सिलेबस और वेटेज क्या है, उसी हिसाब से मैं प्लानिंग करवाऊंगा, क्योंकि कुछ भी पढ़ते जाओगे बिना स्ट्रेटेजी के तो गड़बड़ होगा मामला। बच्चों वर्बल एबिलिटी और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के 50 क्वेश्चन रहेंगे 200 में से, यानी 25% का वेटेज इसका बना। परसेंटेज याद रखना 25%। रीजनिंग अकेला देखो 100 मार्क का रीजनिंग है, मतलब 50% तो खाली रीजनिंग का है। रीजनिंग बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र है आपके लिए MBA CT क्लियर करने के लिए, और बहुत आराम से बच्चों का बनता है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बच्चों 50 मार्क के लिए है, यानी ये भी 25% मायने रखता है। परसेंटेज कैसे निकाला हमने, टोटल 200 मार्क का पेपर था ना, तो 25% इंग्लिश, 50% रीजनिंग और 25% क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मायने रखता है। प्लानिंग कितने की है बच्चों हमारी, 140 लाने की। तो 140 में 25% लेके आना, मतलब 35 मार्क्स लेके आना। 140 में 25% इंग्लिश का है, यानी 35 मार्क्स आपको इंग्लिश में लाने हैं बच्चों। 35 140 का 50% निकालोगे तो 70 मार्क्स आपको लेके आने हैं रीजनिंग में बच्चों, और 140 का 25% निकालोगे तो आपको 35 मार्क लेके आना है मैथ्स में। ऐसी प्लानिंग करनी है हमको। अच्छा, टाइम का भी डिस्ट्रीब्यूशन कर लो कि भाई अगर 150 मिनट ही आपको मिल रहा है तो 150 मिनट का 25% 37.5 मिनट आपको देना है इंग्लिश के लिए। कम भी दे सकते हो, 30 मिनट में भी हो जाता है लेकिन परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन समझो। 150 का 50% अगर लोगे, यानी 75 मिनट आपको देना पड़ेगा रीजनिंग के लिए। मोर देन सफिशिएंट टाइम दिया है एजेंसी ने। और 25% मैथ्स है, मतलब इसका 25% हो गया बच्चों 37.5 मिनट। तो एक चीज़ तो क्लियर करो कि एजेंसी ने मोर देन सफिशिएंट टाइम आपको एग्ज़ाम में दिया है, उल्टा ज़्यादा ही टाइम दिया है। तो ये बहाना बिल्कुल छोड़ दो कि सर इतने कम टाइम में कैसे होगा। हो रहा है। मेहनत करने वालों का, स्पीड पे काम करने वालों का, सही स्ट्रेटेजी बनाने वालों का हो रहा है, और हर साल हो रहा है।
आप उसमें फिट इसलिए नहीं बैठ रहे हो कि जो करने से होना चाहिए वो आप नहीं कर रहे हो, या तो उसका अंदाज़ा नहीं है, या तो उसकी प्लानिंग नहीं है, या तो पता नहीं है। तो क्या करने से होगा, यही प्लानिंग हम बच्चों करने वाले हैं। तो टाइम का डिस्ट्रीब्यूशन, मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन हमने लिख दिया है। ये तो कंफर्म हो गया कि सर मोर देन सफिशिएंट टाइम है ये सब करने के लिए। ठीक है बच्चों, अब सबसे पहले आते हैं सिलेबस पे। सिलेबस ब्रेकडाउन जो है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले लेते हैं बच्चों लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग में सबसे ज़्यादा वेटेज है अरेंजमेंट्स का, मतलब सिटिंग अरेंजमेंट्स एंड पजल्स। बच्चों अगले 50 दिन तक आपको डेली 3 सिटिंग अरेंजमेंट 3 पजल करना ही करना है अगले 50 दिन तक। यानी आपका 150 सिटिंग अरेंजमेंट और 150 पजल बनेगा ही बनेगा। आप सोच रहे होगे कि सर ये क्या बोल रहा हूँ मैं, क्या बिना 150 सिटिंग अरेंजमेंट बिना 150 पजल किए काम नहीं हो सकता? मैं आपको सिटिंग अरेंजमेंट की सबसे खास बात बताऊं कि ज़्यादातर बच्चों से अरेंजमेंट या तो बनता ही नहीं है, और अगर बनता है तो टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम ख़त्म होने में 30 दिन लगता ही लगता है। अगर आप डेली 3 सिटिंग अरेंजमेंट 3 पजल बनाना स्टार्ट करोगे तो अगले 10 दिन में आपके साथ ये होगा कि आपसे कुछ बन रहे हैं, ज़्यादातर नहीं बन रहे हैं। अगले 10 दिन जाओगे तो 3 में से 2 बनेगा, 1 नहीं बनेगा। और अगले 10 दिन पे जाओगे तो तीनों के तीनों बनेंगे, थोड़ा टाइम लेके बनेंगे। अगले 10 दिन और प्रैक्टिस कर लोगे तो बन भी जाएगा, टाइम भी नहीं लगेगा। यानी सिटिंग अरेंजमेंट पजल 3 प्रैक्टिस करोगे तो 40 दिन बच्चों लगते हैं इस लेवल पे पहुंचने में कि आपका सिटिंग अरेंजमेंट अच्छा भी हो जा रहा है और आप कम टाइम में भी बना पा रहे हो। अगर आप इतना नहीं कर रहे हो बच्चों तो आपका सिटिंग अरेंजमेंट पजल अच्छा हो ही नहीं सकता। हर चीज़ एक सही समय लेती है और प्रोसेस लेती है। अगर चावल बनने में 20 मिनट लगता है तो लगेगा ही लगेगा, कोई 2 मिनट में उसको पका नहीं सकता। वैसे ही सिटिंग अरेंजमेंट अच्छा होने में 30 से 40 दिन लगते ही लगते हैं, कोई 1-2 दिन में उसको ठीक नहीं कर सकता बच्चों। बच्चा पैदा होने में 9 महीने लगता है तो उतना ही लगेगा, कोई 2-4-5 महीने में पैदा नहीं हुआ। हर अच्छी चीज़ वक्त लेती है और उतना ही लेती है जितना कि लेना चाहिए। अगर आप ये सोच रहे हो कि 2-4-5-8 क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट के बना के जाऊं तो आपका अच्छा हो जाएगा, आप खुद को बेवकूफ़ बना रहे हो। डेली के डेली बच्चों आपका सिटिंग अरेंजमेंट पजल 3 बनना ही चाहिए। हर चीज़ की प्लानिंग ऑन पेपर करो। अगर आप बैठे हो तो पेन और पेपर अभी निकाल लो, उसकी प्लानिंग करो कि डेली के डेली 3 सिटिंग अरेंजमेंट 3 पजल जब तक नहीं बनाऊंगा तब तक सोना बंद, खाना बंद, टहलना बंद, मोबाइल चलाना बंद, ये सब कुछ त्याग दो अगले 50 दिन के लिए बच्चों। उसके बाद ज़्यादा वेटेज है बच्चों क्रिटिकल रीजनिंग का। अच्छा, क्रिटिकल रीजनिंग क्या है पता है? क्रिटिकल रीजनिंग है बच्चों आपका डिसीजन मेकिंग। किसी भी चीज़ के लिए आपके पास अगर वैलिड रीज़न नहीं है तो माना जाता है कि आपकी रीजनिंग अच्छी नहीं है। क्रिटिकल रीजनिंग में जनरली 5 टॉपिक आते हैं बच्चों: स्टेटमेंट अजम्पशन, स्टेटमेंट आर्गुमेंट, स्टेटमेंट कंक्लूजन, कॉज एंड इफेक्ट और कोर्स ऑफ एक्शन। ये सारे के सारे थियोरटिकल है। इसमें आपका डिसीजन कैसा है यही एजेंसियां पता लगाती हैं। क्रिटिकल रीजनिंग के 5 टॉपिक: स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, आर्गुमेंट, कंक्लूजन, कोर्स ऑफ एक्शन, कॉज एंड इफेक्ट। 5 टॉपिक में आपको एक टॉपिक के कम से कम 150 क्वेश्चन, मिनिमम 50 और 100 करके जाने हैं। आप प्लानिंग कर लेना कि एक दिन, अच्छा ये 50 क्वेश्चन बनाने में 15 से 20 मिनट लगते हैं। लिखना कुछ नहीं है, सही लॉजिक, सही वैलिड रीज़न के साथ आपको आंसर देना होता है। ज़्यादा इमोशनल होके आंसर नहीं देना होता है। 99% बच्चों का प्रॉब्लम ये है कि वो इमोशनल होके ही हर चीज़ को अपने हिसाब से समझते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मैं। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई गर्लफ्रेंड होना अच्छी बात है क्या, तो तुम्हारी है तो तुमको लगेगा कि हाँ हाँ सर बहुत अच्छी बात है।
थोड़ा सा स्विच करके सोचो कि तुम्हारी बहन किसी के गर्लफ्रेंड बन जाए, अच्छी बात है क्या? तब तुमको आ जाएगा गुस्सा। क्यों? क्योंकि इसको हम अपने हिसाब से सही, अपने हिसाब से गलत बोल रहे हैं। अगर गर्लफ्रेंड होना सही है तो ये भी सही होगा कि किसी की बहन दूसरे की गर्लफ्रेंड बन जाए। यही इमोशन आपको ख़त्म करना है आपके अंदर से। आपका एक वैलिड रीज़न जब तक नहीं रहेगा, आपकी रीजनिंग अच्छी नहीं मानी जाएगी। इसलिए बच्चों इस पे अच्छा काम करो, क्योंकि ज़्यादा वेटेज का है। उसके बाद बच्चों डेटा सफिशिएंसी ज़्यादा मार्क का है, ठीक है। डेटा सफिशिएंसी आप तभी बना पाओगे जब आपका डायरेक्शन, सिलॉक्स, ब्लड रिलेशन, सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग अच्छा हो। तो अगर डेटा सफिशिएंसी अच्छा करना है तो ये करना ही पड़ेगा आपको। इससे पहले आप कर लेना सिलॉक्स। सिलॉक्स के कम से कम 200 से 250 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। इसमें भी एक ही दिन की प्लानिंग मत रखो, 30 क्वेश्चन डेली सिलॉक्स के बनाने ही बनाने हैं। 30 क्वेश्चंस। मैंने अपने कोर्स में सिलॉक्स ऐसे पढ़ाया है। बाकी लोग जो सिलॉक्स पढ़ाने का तरीका है वो है डायग्राम से, पेन से ऐसा वेन डायग्राम बना के। मैंने सिलॉक्स विदाउट डायग्राम, विदाउट यूजिंग पेन और पेपर पढ़ाया है। आप क्वेश्चन देखोगे और लिख दोगे। मेरे द्वारा पढ़ाया गया सिलॉक्स जिन बच्चों ने पढ़ा है वो 5 क्वेश्चन सिलॉक्स के ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट में कर लेते हैं, विदाउट यूजिंग पेन और पेपर। पेन और पेपर का तो इस्तेमाल करना ही नहीं है बच्चों, बहुत आराम से हो जाता है। तो कम से कम 20-20, 30-30 क्वेश्चन सिलॉक्स के डेली प्रैक्टिस करना है। इन टॉपिक की प्लानिंग कीजिए। कोई अच्छी पब्लिकेशन की बुक पकड़िए। इन टॉपिक में कम से कम 150-200 क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। आप 50 दिन में 1 दिन 2 दिन एक टॉपिक को दे सकते हैं, लेकिन जो डेली वर्क है वो 3 सीटिंग अरेंजमेंट, 3 पजल का होना ही चाहिए। बाकी आप डेज के हिसाब से कर लेना। पहले इसको अच्छा करो, फिर इसको, उसके बाद जाओ सिलॉक्स पे। उसके बाद बच्चों ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग करो, और लास्ट में डेटा सफिशिएंसी अपने आप अच्छा हो जाएगा। अच्छा, किसी बुक को पकड़ो, अच्छी बुक ले लो। बहुत सारे पब्लिकेशन की अच्छी बुक्स हैं। अच्छी बुक ले लो बच्चों। उस बुक में दिए गए उस टॉपिक के जितने भी क्वेश्चन हैं, सारे के सारे क्वेश्चन लगा के जाओ, और ये एश्योरिटी लो कि मिनिमम 100 क्वेश्चन तो उस टॉपिक के करने ही करने हैं। बस प्रायोरिटी बेसिस पे सिटिंग अरेंजमेंट और क्रिटिकल रीजनिंग पहले यही ख़त्म करना है बच्चों। आपको 50 दिन के अंदर प्लान करोगे, बहुत आराम से हो जाएगा और रिवीजन भी हो जाएगा। लेकिन मिनिमम 100 क्वेश्चन तो आपको करना ही करना है बच्चों। तो ये है बच्चों हमारा लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट। क्रिटिकल रीजनिंग ध्यान दो, सीरीज 10 से 12 मार्क का है, एनोलॉजी, ओड वन आउट। ये 3 टॉपिक ऐसे हैं जो बहुत सिंपल हैं, हर बच्चा बना लेगा। तो आप वो ख़त्म करने के बाद इसकी भी प्लानिंग करो। सीरीज़ के कम से कम, जब आप सीरीज़ में जाओगे तो कम से कम 100 क्वेश्चन बनाओ, एनोलॉजी के 100 क्वेश्चन बनाओ, और ऑड वन आउट के 100 क्वेश्चन बनाओ। अच्छा, जो 50 दिन की प्लानिंग है बच्चों, उसमें भी पढ़ने वाला मामला 40 दिन तक, बाकी के 10 दिन ध्यान देना, बाकी के 10 दिन में क्या करना है वो मैं आपको एकदम आखिरी में बताऊंगा। ये सब प्लानिंग जो पढ़ के, बुक ख़त्म करके, टॉपिक पढ़ के, क्वेश्चन सॉल्व करके, ये सब जो मैं बता रहा हूँ वो खाली 40 दिन तक आपका होना चाहिए। 40 दिन के अंदर हर सब्जेक्ट का हर टॉपिक अच्छे से पढ़ के बच्चों ख़त्म करना है। 40 दिन के अंदर बहुत आराम से हो सकता है, बहुत आराम से हो सकता है। चलिए बच्चों, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अरिथमेटिक। अरिथमेटिक अच्छा अगर नहीं हुआ आपका तो आपका डेटा इंटरप्रिटेशन भी अच्छा नहीं होगा। अरिथमेटिक बहुत अच्छा बना तभी आपका डीआई अच्छा बनेगा, और अगर आपका अरिथमेटिक अच्छा है तभी आपका डेटा सफिशिएंसी अच्छा बनेगा। पहले अरिथमेटिक ख़त्म करो। हर टॉपिक के कम से कम 50-60 क्वेश्चन किसी बुक से मारो, लेकिन सबसे पहले अरिथमेटिक ख़त्म करो। अरिथमेटिक में टोटल 15 टॉपिक आते हैं। 15 टॉपिक आते हैं। आप चाहोगे तो 15 दिन के अंदर ख़त्म हो सकता है। एक टॉपिक को 1 दिन दो, 15 दिन में अरिथमेटिक ख़त्म करो।
उसके अगले 5 दिन तक डेटा इंटरप्रिटेशन को दो, और जैसे ही ये होता है तो तीसरे नंबर पे अगले 3 से लेके 4 दिन दो डेटा सफिशिएंसी पे। उसके बाद ज्योमेट्री, अलजेब्रा और मिसलिनियस पे आओ। लेकिन सबसे पहले आपको यही करना है बच्चों। मैं आपको बताऊं कि अगर ये 3 चीज़ भी अच्छा कर लिया ना आपने, तो 10, 20 और ये देखो 5, 35 मार्क का तो जुगाड़ यही हो गया। सबसे पहला काम यही करना है कि अरिथमेटिक अच्छा करो, उसके बाद डीआई बहुत आराम से समझेगा बच्चों। ठीक है। अच्छा, डेटा इंटरप्रिटेशन के कम से कम 70 से लेके 80 क्वेश्चन आपको करने हैं। अब एक खास चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, देखो, अगर 15 दिन तक आपने अरिथमेटिक ख़त्म कर लिया बच्चों, ठीक, तो अगले 5 दिन में कम से कम 70 से 80 क्वेश्चन डीआई के करके ख़त्म कर लो। तो हो गया बच्चों 15 और 5 कितना, 20 दिन। अब अगला 20 दिन जो बचा है, अब ध्यान से मेरी बात को समझिए। अगले 20 दिन में डेली के डेली 3 डीआई आपको बनाना ही बनाना है अगले 20 दिन के लिए। मतलब आप 60 डीआई और बनाओगे। सिटिंग अरेंजमेंट, पजल और डीआई ऐसे टॉपिक है बच्चों जो डेली के डेली प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। मैथ्स पढ़ने से पहले एक चीज़ और अच्छी कर सकते हो आप, कि जो फास्ट ट्रैक मैथ्स है, ट्रिक्स हैं, कैलकुलेशन ट्रिक्स हैं, वैदिक मैथ्स हैं, शॉर्ट ट्रिक्स हैं, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीज़न, स्क्वायर, स्क्वायर रूट के, वो सब आप अच्छा कर लो। कहाँ से करोगे? मेरे चैनल पे पूरा का पूरा सीरीज फ्री में पड़ा है, सिंप्लीफिकेशन नाम है उसका बच्चों। सिंप्लीफिकेशन में आपको कैलकुलेशन के 6 वीडियो मिलेंगे बेहतरीन लेवल के, जिससे आपका कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जाएगा। अगर आपने नहीं किया है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। 20 दिन तक आप डीआई तक पहुँच जाओगे। फिर अगले जितने भी दिन बचे हैं, रोज आपको 3 डीआई करना ही करना है बच्चों। और साथ साथ डेटा सफिशिएंसी करते जाओ, ज्योमेट्री उठाओ, ज्योमेट्री करो, मिसलिनियस के टॉपिक करो। लेकिन सबसे शुरुआती दौर में आपको यही ख़त्म करना है, अरिथमेटिक, फिर डीआई। डीआई के डेली फिर 3-3 क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करो, डेटा सफिशिएंसी करो। डीआई के 3 क्वेश्चन में, सिटिंग अरेंजमेंट पजल के 3 क्वेश्चन में चूक नहीं होनी चाहिए बच्चों, किसी भी तरीके से नहीं। तभी डीआई अच्छा होगा जब आपकी 30 से 40 दिन की प्रैक्टिस हो। आप सोचोगे कि आज मैंने 10 दिन डीआई पढ़ लिया, 2 महीने बाद एग्ज़ाम दूंगा, ना तो कैलकुलेशन ठीक बनेगा आपका, ना तो आपका स्पीड अच्छा बनेगा। इसलिए एग्ज़ाम के आखिरी दिन तक भी आप डीआई, सिटिंग अरेंजमेंट, पजल सॉल्व करके जाओ ही जाओ। ठीक है बच्चों। अब मैथ्स करें कहाँ से? देखो, किसी भी पब्लिकेशन के बुक उठाओ, आप बुक के एक एक क्वेश्चन को लगा डालो। एक गलती बिल्कुल मत करना कि सर मैं सोच रहा हूँ कि सारा मैथ्स एक दिन में पढ़ूँ, 5 इसके क्वेश्चन, 5 उसके क्वेश्चन, 5 उसके क्वेश्चन। भाई, खिचड़ी नहीं बनानी है। दिमाग को एक ही चीज़ पे फोकस करोगे तो ज़्यादा इफ़िशेंट होता है। कई जगह अलग अलग फोकस करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। 1 दिन 2 दिन की पूरी प्लानिंग करो और एक ही टॉपिक अच्छा करो। अगर आपकी प्लानिंग में ऐसा हो गया कि नहीं सर 5 इसके करता हूँ, 5 इसके, गलत प्लानिंग है। दिमाग उसको एक्सेप्ट नहीं करता। मैं आपको 10 लोगों के नाम एक ही साथ गिनवा दूँ, 5 मिनट के बाद पूछूँ, 4 से 5 का नाम याद रहेगा। दिमाग के साथ भी यही खेल है। उसको 10 जगह मत उलझाओ, थकता है वो। दिमाग भी फिजिकल हेल्थ की तरह थक जाता है। दिमाग को एक ही जगह लगाओ, एक ही टॉपिक पे लगाओ, भले 2 दिन तक लगाओ, लेकिन 4-5 टॉपिक एक साथ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है बच्चों। इस बात को समझो, दिमाग बहुत सही साइंस के हिसाब से काम करता है। कंफ्यूज हो जाओगे, कुछ नहीं समझ में आएगा। एक एक टॉपिक पे अच्छा कमांड करो। 10 दिन जो आखिरी का बचा के रखा है, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि क्या करना है। चलिए बच्चों, इंग्लिश में आते हैं। सबसे बड़ा पार्ट तो बच्चों रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का है। अगर आप आज से शुरू कर रहे हो, आपका आरसी तब तक अच्छा नहीं होगा
जब तक आपकी पढ़ने की स्पीड अच्छी ना हो, इंग्लिश लैंग्वेज का ट्यूनिंग और रिदम अगर अच्छा ना हो बच्चों, तो आपका आरसी में एक भी मार्क नहीं आएगा। मेरा टारगेट बस इतना है कि अगर कोई भी आरसी का पैसेज 70% तक आपको समझ में आ रहा है, अभी इनिशियल कंडीशन ये है बच्चों की कि अगर मैं 5 लाइन का कोई पैराग्राफ उनसे पढ़ने को बोलूं तो 100 में से 90 ठीक से पढ़ भी नहीं पाएंगे, और जो पढ़ लेंगे उनको समझ में नहीं आता है। लैंग्वेज में प्रॉब्लम यही है कि सर पढ़ तो लेते हैं लेकिन क्या लिखा है समझ में नहीं आ रहा है। तो उसका रीज़न ये है कि उस लैंग्वेज के साथ आपकी ट्यूनिंग और रिदम अच्छे से दिमाग बैठा नहीं पा रहा है। आरसी अच्छा करने के लिए आपको डेली 2 से लेके 3 आरसी, 2 की प्लान करते हैं, नहीं छोड़ 3 की करते हैं, 3 आरसी डेली आपको करना है। उससे क्या होगा, उसके पीछे का साइन समझो। पहले 10 दिन तक जब आप ये करोगे तो इंग्लिश लैंग्वेज की ट्यूनिंग और रिदम अच्छी बनेगी। पहले 10 दिन तक तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, बहुत बुरी तरीके से बोर हो जाओगे। पहले 10 दिन में कुछ नहीं होता है, ना तो समझ में आएगा, ना तो ट्यूनिंग अच्छी बनेगी, ना तो रिदम समझ में आएगा, बस आपको लगेगा कि यार पढ़ रहे हैं। यही इनिशियली सबके साथ होता है। जैसे ये 10 दिन खत्म करोगे तो अगले 10 दिन के लिए आप ये देखोगे कि नहीं, उस लैंग्वेज का रिदम और ट्यूनिंग बहुत अच्छा हो गया है। हर लैंग्वेज की एक ट्यूनिंग है। जैसे राम जा रहा है, हिंदी हो गया, मराठी में बोलोगे तो राम जातो, इसकी रिदम ट्यूनिंग अलग है। इंग्लिश में बोलोगे तो राम इज गोइंग, सबका ट्यूनिंग अलग है। ये रिदम और ट्यूनिंग जब तक दिमाग एक्सेप्ट नहीं करेगा आपको लैंग्वेज समझ में नहीं आएगा बच्चों। अगले 10 दिन में कुछ नहीं होगा, उसके बाद के 10 दिन में रिदम और ट्यूनिंग आपकी अच्छी बनेगी। उसके अगले 10 दिन और पढ़ोगे तब जाके ऐसा होगा कि आपको 60 से 70% इंग्लिश में लिखी हुई चीज़ें वैसी ही समझ में आ रही हैं जैसे आपको हिंदी और मराठी समझता है। 30 दिन से पहले किसी का भी आरसी अच्छा नहीं हो सकता। अगर आप सोच रहे हो कि 2 4 5 आरसी पढ़ लो एग्ज़ाम में कर रहे हो तो बच्चों आप कंफ्यूज हो। मैं बहुत साइंस वाली बात बता रहा हूँ, इस बात को समझिए। अगले 30 दिन तक, पहले 10 दिन बहुत गंदे तरीके से बोर होना ही पड़ेगा। अगले 10 दिन में थोड़ा मज़ा आएगा, लेकिन उसके बाद के 10 दिन में आपको लगेगा कि आप इंग्लिश नहीं, आप वही लैंग्वेज पढ़ रहे हो जो आप बहुत अच्छे से जानते हो। तो 30 दिन की प्लानिंग रखो। 30 दिन के बाद आपका आरसी अपने आप अच्छा होना शुरू होगा। ठीक है बच्चों। इसके बाद सबसे ज़्यादा आ रहा है वोकैब्स। अब वोकैब्स कहाँ से करें? किसी भी बुक को उठाइए आप, जो भी पब्लिकेशन की बुक है, वोकैब देखना बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। जो बुक में दिया गया है ना वही वोकैब करो। डेली के डेली आप 50 वोकैब की प्लानिंग करो। अच्छा, 50 वोकैब रटना नहीं है, ध्यान दो। वोकैब हमेशा किसी न किसी रियल लाइफ के इंसिडेंट से कनेक्ट करो। वोकैब का जैसा मीनिंग है, रूट वर्ड्स खोजो, क्योंकि आप रटोगे तो भूलोगे। आप रट रहे हो मतलब दिमाग को सिग्नल चला गया कि इसको भूलना है। लेकिन अगर आप वोकैब को रियल लाइफ से कनेक्ट कर लो तो बहुत मज़ा आ जाएगा। जैसे एक वर्ड, रूट वर्ड लिखता हूँ मैं, एक्वा। एक्वा लिख दिया मैंने। अब एक्वा कहाँ कहाँ से आपको याद आया? एक्वाफिना पानी का बॉटल, एक्वागार्ड आरओ, एक्वामैन मूवी। वहीं एक्वा यूज़ करते हैं जहाँ से उसका कनेक्शन वाटर के साथ हो, यानी वाटर का दूसरा ही नाम एक्वा है। ये चीज़ें खोजो, रूट वर्ड्स खोजो। किसी भी वोकैब को अपने रियल लाइफ से, किसी इंसिडेंट से, किसी पर्सन के नाम से, किसी फल के नाम से, किसी टेबल बेंच कुर्सी, किसी ऑब्जेक्ट के साथ जब आप कनेक्ट करना शुरू करोगे तो वोकैब में जादू होना शुरू हो जाता है। 50 वोकैब की प्लानिंग करो और रटो मत, कनेक्ट करो।
धीरे धीरे आप देखोगे कि वोकैब करने में आपको मज़ा आ रहा है। 40 दिन में अगर आप करोगे तो 2000 से ज़्यादा वोकैब खुद याद हो जाएंगे। और सबसे ज़्यादा मदद मिलेगी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से। अगर आपका आरसी 30 दिन तक अच्छा हो गया ना, तो 50% काम तो आपका ऐसे ही हो गया, वोकैब बहुत अच्छे हो जाएंगे आपके। ठीक है बच्चों, उसके बाद आते हैं देखो पैराजम्बल्स पे, पैरा कंप्लीशन पैराजम्बल पे। पैरा कंप्लीशन पैराजम्बल एक जनरल इंग्लिश लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग है, उसमें कुछ खास करने की ज़रूरत आपको पड़ेगी नहीं। स्टार्ट कर लो पैरा कंप्लीशन पैराजम्बल। जब आपका आरसी अच्छा हो जाएगा, अगर आरसी अच्छा हो जाएगा तो उस लैंग्वेज की जो जनरल अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, 90% काम यही कर लेगा पैरा कंप्लीशन और पैरा जंबल में। सब आरसी से कनेक्टेड है। आरसी अच्छा हुआ मतलब वोकैब अच्छा होगा, पैरा कंप्लीशन और पैरा जंबल अच्छा होगा। मतलब आप एक तीर से 4-6 निशाने मारने की बात कर रहा हूँ भाई मैं, समझो। सबसे पहले फोकस करना है आपको आरसी पे। अब ध्यान दो, ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन इंग्लिश में सबसे ज़्यादा लेंदी अगर कुछ है तो वो है ग्रामर। ज़्यादातर बच्चे यही करते हैं कि पहले ग्रामर उठाते हैं ना, गलती से भी मत करना ये बात। मैं आपको एक बहुत सिंपल सी चीज़ समझा रहा हूँ। आप बहुत अच्छे से अपना लैंग्वेज, जैसे मैं हिंदी को लूँ, मैं बहुत अच्छे से हिंदी बोलता हूँ, हिंदी सुनता हूँ, हिंदी समझता हूँ, हिंदी लिखता हूँ, बिना हिंदी ग्रामर पढ़े। अगर आप मराठी बोल रहे हो तो आप अच्छे से मराठी बोल सकते हो, सुन सकते हो, समझ सकते हो, लिख सकते हो, बिना मराठी ग्रामर पढ़े। लैंग्वेज कभी भी ग्रामर से नहीं आता बच्चों। लैंग्वेज हमेशा सुनने, समझने, बोलने और लिखने से आता है। कभी भी ग्रामर की शुरुआत पहले मत करना आप। ग्रामर साइड बाय साइड चलने दो, पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ो, आर्टिकल्स पढ़ो, लेकिन आरसी में खास ग्रामर की ज़रूरत नहीं पड़ती। एग्जाम्पल मैंने दिया कि बिना मराठी ग्रामर के आपका मराठी बहुत अच्छा है, बिना हिंदी ग्रामर पढ़े मेरा हिंदी बहुत अच्छा है। तो बिना इंग्लिश ग्रामर पढ़े आपका इंग्लिश बहुत अच्छा हो सकता है, इस बात में यकीन करो। बेंगलोर में, गोवा में सब्जी बेचने वाला, ऑटो चलाने वाला अच्छा इंग्लिश बोलता है, उसको ग्रामर किसी ने सिखाया नहीं है। मैं एक अपने रशियन दोस्त को जानता हूँ। मेरा एक दोस्त है कुलकर्णी करके, वो गया था फॉरेन में जॉब करने, वहाँ उसको एक दोस्त मिला उसका रशियन। तो कुलकर्णी ने उसको महाराष्ट्र के संस्कृति, गौरवशाली इतिहास, शौर्य वीरों के बारे में, छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में बताना शुरू किया। जब बताना स्टार्ट किया तो जो रशियन, उसका नाम बड़ा अजीब है, याद मुझे नहीं आ रहा है, वो इतना इंस्पायर हो गया महाराष्ट्र को लेके, छत्रपति शिवाजी महाराज को लेके, कि उसने अपनी पूरी बाकी की लाइफ में 8-10 साल का गैप लिया। बोला कि मैं महाराष्ट्र का एक एक गढ़ किला विजिट करूँगा। वो यहीं पुणे में रहता है, लॉ कॉलेज रोड पे। वो आदमी या तो आपसे इंग्लिश बोलेगा या तो मराठी बोलेगा, उसको हिंदी भी नहीं आता। सोचो कि रशियन आदमी है और मराठी लैंग्वेज बहुत फ्लुएंटली बोलता है। आपको गढ़ किले पे कभी न कभी मिल जाएगा, वो लॉ कॉलेज रोड पे रहता है होटल में। वो इतना इंस्पायर्ड हुआ है मराठी लैंग्वेज से लेके, मराठी कल्चर को लेके और मराठी शौर्य गाथाओं को लेके, कि उसने प्लानिंग बना लिया कि मुझे वहाँ जाके रहना है। और 1-1.5 साल में वो अच्छा मराठी बोलना स्टार्ट कर चुका है। बच्चों, लैंग्वेज कभी भी ग्रामर पे डिपेंड नहीं रहता है। लैंग्वेज उस थॉट प्रोसेस पे डिपेंड होता है जहाँ से उसका रिदम और टोनिंग दिमाग को मैच खाना स्टार्ट करे। तो आप ये गलती कभी मत करना कि नहीं सर पहले नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये सब ना, आर्टिकल, कभी नहीं। स्टार्ट कर लो आप आरसी से, धीरे धीरे। आरसी अच्छा हुआ तो ये 3 चीज़ें अच्छी होंगी, ध्यान दो। और ग्रामर अच्छा हुआ तो खाली ये अच्छा होगा। तो ग्रामर साइड बाय साइड चलने दो, लेकिन ज़्यादा फोकस आपको करना है बच्चों रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे। ये सिर्फ 40 दिन की प्लानिंग में बता रहा हूँ और पूरी मेहनत और लगन के साथ इस पे काम करना है बच्चों। अब ध्यान दो, प्रिपरेशन गाइड में आएगा क्या? प्लानिंग तो हो गई हमारी,
1 लाख से ज़्यादा कैंडिडेट महाराष्ट्र सीटी हर साल दे रहे हैं, ठीक है। निगेटिव मार्किंग है नहीं। बोला गया है कि रिवाइज एसेंशियल टॉपिक फ्रॉम सिलेबस एटलीस्ट ट्वाइस बिफोर द एग्जाम। 2 बार के रिवीजन का प्लानिंग करके चलो आप, ठीक है। उस 40 दिन में सब हो जाएगा। टाइम अलॉटमेंट देखो बच्चों, एग्ज़ाम में जो टाइम अलॉटमेंट मिलना है वो किस हिसाब से प्लान करोगे उसको देखो। क्वांट में 35 मिनट दो, रीजनिंग को मिला के 45 मिनट, 55 मिनट से ज़्यादा देना नहीं, 40 मिनट और 15 मिनट हो जाता है। 55 मिनट में 70 क्वेश्चन, 35 मिनट पे 35 क्वेश्चन, और VARC को 30 मिनट दो 35 क्वेश्चन के लिए। यही पूरी की पूरी प्लानिंग है बच्चों, इससे ज़्यादा कुछ करना नहीं है आपको, ठीक है। अगर इस प्लानिंग से आप जाओगे तो जितने भी टॉप 10 कॉलेजेस हैं मेरे भाई, वही आपको मिलेगा। टारगेट भी यही करो कि ये भाई टॉप 10 कॉलेज मिले, इधर उधर का कोई ऐरा गहरा कॉलेज से MBA करने का कोई मतलब नहीं है मेरे बच्चों। आखिरी के 10 दिन में आपको क्या करना है उसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। ये जितने भी टॉप कॉलेजेस हैं देखो बच्चों, अपीयर कैंडिडेट का मैंने नाम यहाँ पे मेंशन क्वांटिटी रखा है, देखो 1 लाख से ज़्यादा है। ये JBIMS लेता है 99.9 परसेंटाइल, सब 99 है, बस एक 98 होगा, वो है आपका SIES कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट 98। ये वो कॉलेजेस हैं बच्चों जिनका पैकेज 10 लाख से ज़्यादा का होता है। स्टार्टिंग फ्रेशर पैकेजेस 10 लाख से ज़्यादा का होता है। तो यहाँ पे पहुँचने के लिए सही स्ट्रेटेजी और पूरी मेहनत और लगन के साथ जुड़ना पड़ेगा, नहीं तो कोई मतलब निकलेगा नहीं भाई। हमें एक चीज़ और कवर करना है, वो देख लेते हैं थोड़ा स्पेस। हाँ, यहाँ पे देखिए, हमने जो प्लानिंग बताई है बच्चों मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश के सिलेबस को लेके, वो 40 दिन का बताया है। आपका कोई भी टॉपिक छूटना नहीं चाहिए, इस 40 दिन के अंदर ही ख़त्म करो। पेपर पे प्लानिंग करो, एक प्रण लो कि 40 दिन के अंदर ही हर सब्जेक्ट का हर टॉपिक हिसाब किताब के साथ कंप्लीट हो जाना चाहिए। 40 दिन के बाद कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर इस सब्जेक्ट का इस टॉपिक छूटा है कर लूँ, नहीं। सही प्लानिंग करो, 40 दिन के अंदर आपको ये सब खत्म कर लेना है। अगले 10 दिन से ही ये डिसाइड होगा कि आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा कि नहीं होगा। ये 40 दिन तो सिर्फ और सिर्फ 20% मायने रखते हैं बच्चों। ये 10 दिन 80% मायने रखते हैं कि आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा कि नहीं होगा। अब इस 10 दिन में क्या करना है मैं आपको बता रहा हूँ। अभी तक आप थियरी ही कर रहे थे, अगले 10 दिन डेडिकेटली प्रैक्टिकल के लिए देना है। अगले 10 दिन की प्लानिंग मैं आपको बताऊं बच्चों, 10 ऑफलाइन मॉक टेस्ट और 10 ऑनलाइन मॉक टेस्ट। ऑफलाइन मॉक टेस्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लो आप। सबसे पहले आपको मॉर्निंग में ऑफलाइन मॉक टेस्ट देना है। गलती से भी सिर्फ ऑनलाइन के भरोसे मत रहना बच्चों, क्योंकि जो स्पीड और एक्यूरेसी आती है वो ऑफलाइन से आती है। ऑनलाइन मॉक टेस्ट देने से खाली आपको ये पता चलता है कि आपको कितना आता है, इम्प्रूवमेंट कुछ नहीं होता। मैं बहुत जिम्मेदारी से, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से ये बात कर रहा हूँ। ऑनलाइन मॉक टेस्ट से आपको सिर्फ ये पता चलता है कि आपको आता कितना है, इम्प्रूवमेंट नहीं होता है। इम्प्रूवमेंट आपको ऑफलाइन मॉक टेस्ट से ही मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ ऑफलाइन मॉक टेस्ट से ही आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगा बच्चों। मॉर्निंग में आपको एक ऑफलाइन मॉक टेस्ट देना है 150 मिनट का, और इवनिंग में आपको रखना है एक ऑनलाइन मॉक टेस्ट 150 मिनट का। हाँ, ऑफलाइन, जब आप ऑफलाइन देते हो तो आप इस बात पे फोकस बिल्कुल मत करना कि 150 मिनट जा रहे हैं। बहुत ध्यान से समझना,
जब आप ऑफलाइन दे रहे हो तो इस बात की चिंता बिल्कुल मत करना कि कितना टाइम जा रहा है, गलती से भी नहीं। आप जब ऑफलाइन मॉक टेस्ट देते हो, 200 क्वेश्चन है, आप कोशिश करो कि ये 200 के 200 क्वेश्चन सही सही आंसर के साथ या तो करो, जो नहीं बन रहा है उसके आंसर खोजो। ध्यान से समझना, तब आपको सही लॉजिक समझेगा। 200 क्वेश्चन ऑफलाइन वाले जो मॉक टेस्ट आप कर रहे हो, क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ मैं आपको समझाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट साइंस है। 200 क्वेश्चन अगर आप 10 बनाओगे तो लगभग 2000 क्वेश्चन आपने सही सही बनाए। कोशिश ये करो कि सारे के सारे का आंसर खोजो, करो, पूछो, चाहे जैसे, लेकिन 200 के 200 सही सही क्वेश्चन बनाने की प्रैक्टिस करो आप। भले इसमें 1.5 घंटा जाए, 2 घंटा जाए, 3 घंटा जाए, 4 घंटा जाए, उसमें बिल्कुल टाइम का मत सोचना। पूरी कोशिश करो कि 200 के 200 क्वेश्चन आपसे सही सही बने, उसका सॉल्यूशन खोजो, नेट से खोजो, दोस्त से पूछो, डाउट पूछो, लेकिन ये 200 क्वेश्चन सही बनाओ आप। तो आपके साथ होगा क्या, ध्यान से समझना। अगर 200 सही सही क्वेश्चन लगातार 10 दिन तक आपने बनाए तो आपने 2000 सही क्वेश्चन बनाए। जब ये 2000 सही सही क्वेश्चन आप बना लोगे ना मेरे बच्चों, तो जब ऑनलाइन में जाओगे तो 140 बहुत आराम से बन सकता है। 2000 सही सही क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में बैठ गया, उसमें से खाली 140 क्वेश्चन आपको सही करना है। सोचो कि कितना आसान प्रोसेस है। मैं आपको 2000 रुपये दे दूं और आपसे 140 मांगूं, तो सोचो कितने आराम से दे सकते हो आप, क्योंकि जखीरा भरा हुआ है आपका। ऑफलाइन में ये टाइम बाउंडेशन बिल्कुल मत लगाइए। पूरी कोशिश कीजिए कि सारे के सारे सही क्वेश्चन मैं दूं। ठीक। जब आप ऑनलाइन करेंगे तो पहले दिन तो बिल्कुल मत घबराना। डे वन में हो सकता है कि आपका स्कोर 70 भी ना पहुंचे, लेकिन जैसे जैसे ये ऑफलाइन वाला बढ़ता चला जाएगा प्रैक्टिस, ऑनलाइन में आपका स्कोर भी बढ़ता चला जाएगा बच्चों। 10 दिन लगेंगे, आपका 140 150 स्कोर आना शुरू हो जाएगा। इसमें भी टाइम लगता ही लगता है। जो बच्चे सिर्फ ऑनलाइन मॉक टेस्ट दे रहे हैं, गलती कर रहे हो। सिर्फ ऑनलाइन मॉक टेस्ट से इम्प्रूवमेंट नहीं होगा भाई। ऑफलाइन पे अच्छे से फोकस करो, फिर ऑनलाइन पे जाओगे तो आपको रिजल्ट बहुत तगड़ा मिलेगा बच्चों। ये पेपर पे प्लानिंग करो। ये पूरे के पूरे 40 दिन में सिलेबस ख़त्म करो। 40 दिन के बाद छूना भी नहीं है उस बुक को, टॉपिक जाके देखना भी नहीं है। जो कुछ भी करना है वो 40 दिन के अंदर ही करना है। अगले 10 दिन डेडिकेटली सिर्फ और सिर्फ 10 ऑफलाइन मॉक टेस्ट और 10 ऑनलाइन मॉक टेस्ट के लिए ही देना है। आई बात समझ में बच्चों? अब देखिए सर, ये MBA CT के एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बच्चों को किस में आ रही है? सबसे ज़्यादा आ रही है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में। अगर आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड अच्छा नहीं है और अच्छा करना है, 35 के 35 मार्क लेके आने बच्चों, तो आपको मेरा कोर्स भी ज्वाइन करना पड़ सकता है। सोच के आराम से कर सकते हैं आप, अच्छा कोर्स है। इसके साथ मैं फ्री में दे रहा हूँ पूरा का पूरा रीजनिंग। उसके बाद 3 ई बुक तीनों सब्जेक्ट के, रीजनिंग के, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश के 3 ई बुक मैं फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ, वर्थ ₹1000। 1000 की बुक फ्री में दे रहा हूँ, प्लस रीजनिंग भी फ्री में दे रहा हूँ। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 63 वीडियोज़ हैं क्वांट के, रीजनिंग के 47 और वैदिक मैथमेटिक्स के 6 वीडियो रखे हैं मैंने। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ बच्चों कि अगर आपने ये कर लिया तो बाहर से कहीं भी कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्वांट इतना तगड़ा हो जाएगा आपका कि क्वांट में आपका हाथ पकड़ने वाला भी कोई नहीं मिलेगा मेरे बच्चों। इतनी सही तरीके से हमने डिज़ाइन किया है इसको। ठीक है बच्चों? तो अगर आपको लग रहा होगा कि नहीं सर क्वांट अच्छा नहीं है, तो आप यहाँ से जा सकते हैं। कंप्लीट क्वांटेड रीजनिंग हमने दिया है, कोर्स खाली क्वांट का है, रीजनिंग फ्री में दिया है। ऐसे ऐसे सॉल्विंग मेथड हमने डिस्कस किए हैं कि एक एक क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 30 सेकंड में आ जाएगा आपका।
स्पीड और टाइम अच्छा बनेगा, और ट्रिक्स ऐसे कि आप क्वेश्चन देखोगे और आंसर आप जज कर लोगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि बिना लिखे भी आंसर आपका आ जाएगा। तो बच्चों मेहनत कीजिए लगन से, 50 दिन अपने आप को आइसोलेशन में डालिए। टारगेट हमारा एक ही है कि 99 परसेंटाइल लेके आना ही है, किसी भी कीमत पे। मेरी तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। मेहनत कीजिए और याद रखिए कि आपके अंदर वो क्वालिटी है, ऊपर वाले ने दी है, कि आप बड़े से बड़ा एम बहुत आराम से अचीव कर सकते हो, कैपेबल भी हो, कैपेबिलिटीज़ अच्छी हैं और आप डिज़र्व भी करते हो एक अच्छी लाइफ। मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। टेक केयर। बाय बाय।